गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर प्रोविजन एंड रिजर्व्स 11th क्लास अकाउंटेंसी। टॉपिक आज हमें पढ़ना था सीक्रेट रिजर्व्स। तो सीक्रेट एंड रिजर्व, तो पहले तो बताओ रिजर्व का मतलब क्या है। हैंड रेज करो और बताओ रिजर्व का मतलब क्या है। 2 दिन से पढ़ रहे हो आप लोग, बोल भाई। हट, अननोन लायबिलिटी रिजर्व थोड़ी है। थोड़ा और मॉडिफाई करो। बोल भाई अजीज। स्पेसिफिक रीजन के लिए जो पैसे इकट्ठा होता है उसको रिजर्व बोलते हैं। स्पेसिफिक रीजन के लिए कुछ पैसे इकट्ठा कर उसको स्पेसिफिक रिजर्व बोलते हैं। रिजर्व किसको बोलते हैं? उदित, वेरी गुड। हिंदी में ही बोला लेकिन बिल्कुल सही बोला सर। प्रॉफिट का वो हिस्सा जो हम बचा के सेट असाइड कर लेते हैं ताकि जब कोई अननोन लायबिलिटी हमारे ऊपर आए तो हमारे पास कुछ एक ताकत, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बची रहे कि हम उस लायबिलिटी को, उस नुकसान को झेल पाए। अब रिजर्व तो आपने बता दिया। रिजर्व मतलब वो बचाया हुआ पैसा जो हमने फ्यूचर के लिए सिक्योर कर रखा है। सीक्रेट का मतलब, सीक्रेट मतलब ये एक राज की बात है ना। सीक्रेट मतलब राज। अब सीक्रेट रिजर्व मतलब, सीक्रेट रिजर्व मतलब रेहान बोल रहा है। रेहान तो बता बेटा, बोल। किसी को पता ना हो लेकिन हमने पैसा बचा के रख रखा हो, समझना। मैं थोड़ा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी देके समझाता हूँ। हमने कल बात करी थी बैलेंस शीट की, याद है आप लोगों को? हाँ, और हमने ये बैलेंस शीट हमारे पहले एग्जाम्पल में अकाउंटेंसी की जब पहली क्लास पढ़ाता हूँ मैं, इंट्रोडक्शन, उसमें भी समझाता हूँ कि बिजनेसमैन ने बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाए। उस 5 लाख से हम चीज़ें लाए तो भाई हमारे पास कैश है, हमारे पास बिल्डिंग है, फिर हमारे पास फर्नीचर है, और स्टॉक है। थोड़े अमाउंट चेंज कर देता हूँ। 1 लाख का कैश, 2 लाख की बिल्डिंग, 2 लाख का फर्नीचर और 3 लाख का स्टॉक है मेरे पास। तो टोटल एसेट कितने हैं मेरे? 8 लाख। लायबिलिटीज कितनी है सर? कैपिटल तो बिजनेसमैन ने लगाया था कितने का? 5 लाख का, और लोन लेके आए थे हम 3 लाख। टोटल कितना हो गया? 8 लाख। मतलब उसने पहले 5 लाख रुपए लगाए, हमने फर्नीचर लिया, हमने बिल्डिंग ली, फिर हमने सोचा कि यार 1 लाख ही है तो अब माल लेने के लिए पैसा नहीं है हमारे पास, तो हमने 3 लाख का लोन लिया और 3 लाख का माल लिया। अभी ये करंट पोजीशन है। अब फिर लास्ट स्टेप कि सर हमने 3 लाख रुपए का माल 5 लाख रुपए में बेच दिया। 3 का माल 5 में बेचा, 5 में नहीं बेचते, 6 में बेचते, मुझे काम है। 3 का माल 6 लाख रुपए में बेच दिया। तो सर 3 लाख रुपए का क्या हो गया हमें? प्रॉफिट। सबको पता है नहीं? हर कोई पढ़ चुका है इस चीज को। 3 लाख का प्रॉफिट हुआ। माल गया मेरे पास से, पैसे कितने आए? 6 लाख रुपए। अब समझना, माल में हो सकता है कि मैंने जो 6 लाख रुपए में माल बेचा ना, उसमें से 5 लाख रुपए तो आ गए, 1 लाख रुपए अभी भी लेना बाकी है। तो जिससे पैसा लेना बाकी है वो क्या है मेरे लिए? डेटर्स है ना। तो नतीजा क्या होगा सर? 6 में से 5 तो आ गए, तो 1 लाख मेरे पास ऑलरेडी था, 5 लाख रुपए और आ गए, तो मेरे पास पैसे कितने हो गए? 6 लाख। और सर 1 लाख रुपए तो अभी भी लेना बाकी है, तो डेटर भी मेरे लिए क्या है? असेट। तो डेटर कितना है? 1 लाख। अब नतीजा क्या हुआ? 6 + 2 8 + 2 10, 10 + 1 11। तो अब मेरे पास सर असेट्स कितने के हैं? 11 के। पर यहाँ ये कितना है? 8 लाख। लायबिलिटी तो 5 लाख मालिक को देनी है और 3 हमें बैंक वालों को देनी है। डिफरेंस कितने का है? 8 और 11 में 3 लाख। किस चीज़ का डिफरेंस है? वो प्रॉफिट का। ये सारा खेल आप ऑलरेडी खेल चुके हो। अब हम क्या करेंगे? इस 3 लाख रुपए को कैपिटल में ऐड कर देंगे और कहेंगे मालिक आपने बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाए थे, हम उसको 3 लाख रुपए हमने कमा लिए उसको यूज करके, तो अब आपका कैपिटल कितना हो गया? 8 लाख। 8 + 3, अब टोटल लायबिलिटी भी कितनी हो गई? 11 लाख। डन। ये आम जिंदगी सबको याद आया कि नहीं? ये तो सबने पढ़ रखा है।
अब मैं कह रहा हूं कि नहीं नहीं यार, पूरे 3 लाख रुपए मालिक को नहीं देते, उसमें से कुछ 1 लाख रुपए अपन क्या कर देते, रिजर्व बना लेते, और मालिक को कितने देते हैं अपन, 2 लाख रुपए ही देते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा कहानी? हाँ, तो अब मैंने क्या करा, मालिक को 3 नहीं दिए, 2 ही दिए। मालिक को 2 ही दिए तो उसका कैपिटल कितने का हो गया, 7 लाख। सर फिर वो 1 लाख तो मेरे पास पड़ा हुआ है ना, मैंने किसके लिए रखा है, फ्यूचर के लिए। पर इस 1 लाख पे अधिकार किसका है, मालिक का। अधिकार तो किसका है, मालिक का। तो मैं एक लायबिलिटी, अधिकार मेरा नहीं है, मालिक का है, अगर उसने मांग लिया कि नहीं बचा के रखना वाला मेरे को दे दे, तो मुझे तो वापस करना पड़ेगा। तो ये भी मेरे लिए, रिजर्व भी मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी। क्या है ये मेरे लिए, लायबिलिटी। तो मैं यहाँ पे अब एक लायबिलिटी और लिखूंगा, रिजर्व्स कितना, 1 लाख, और ये कितना हो गया, 11 लाख। और ये कैपिटल और रिजर्व, इन दोनों को कलेक्टिवली बोलते हैं अपन इंटरनल लायबिलिटी। क्या बोलते हैं बेटा, इंटरनल लायबिलिटी। लायबिलिटी 2 तरीके की होती है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। बिजनेस को, बिजनेसमैन को जो देना होता है वो इंटरनल लायबिलिटी, बिजनेसमैन को छोड़ के बाकी सबको जो देना होता है वो एक्सटर्नल लायबिलिटी। यहां बिजनेस में क्या चल रहा है कि सर 3 लाख रुपए तो देने हैं बैंक वालों को, ये एक्सटर्नल लायबिलिटी। मालिक को देने हैं 5 + 2 7, और 1 लाख ये भी तो मालिक का ही पैसा है, प्रॉफिट का ही तो हिस्सा है जो मैंने रोक के रखा है। अगर आगे कहीं काम नहीं पड़ा और उन्होंने मांग लिया तो मुझे तो लौटाना पड़ेगा। तो ये रिजर्व भी मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी। क्लियर? तो रिजर्व हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी। ये भी समझ में आ गया कैसे लायबिलिटी की, अगर मालिक ने मांगा तो हमें लौटाना पड़ेगा। तो कैपिटल भी मालिक को देना है, रिजर्व भी मालिक को देना है। तो ये दोनों क्या है, इंटरनल लायबिलिटी। इन दोनों को छोड़ के बाकी सब एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब जब मैं बैलेंस शीट प्रेजेंट करूंगा, बैलेंस शीट पब्लिकली प्रेजेंट करी जाती है कि भाई साहब ये मेरा बिजनेस हुआ, तो ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये मेरी बैलेंस शीट। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब मैंने इतना कमाया, इतना खर्च कर दिया, ये प्रॉफिट। और ये बैलेंस शीट मतलब ये मेरे सारे असेट्स, ये मेरी लायबिलिटी। अब ये जो मैं लायबिलिटी शो कर रहा हूं, उसमें मैं दिखा रहा हूं रिजर्व्स 1 लाख। इसका मतलब सामने सामने प्रकट हो रहे हैं रिजर्व। देखने से लग रहा है, दिख रहा है कि इस बिजनेस के पास 1 लाख रुपए किसके पड़े हैं, रिजर्व्स के पड़े हैं। ऐसा हर साल बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया। 10 साल निकल गए। हर साल में 3 लाख रुपए कमाता, 1 लाख रुपए रिजर्व में डाल देता। तो अब मेरा रिजर्व कितना हो गया, 10 लाख का। समझे कि नहीं? हर साल स्थिति यही होगी। 2-2 लाख रुपए जुड़ते जाएंगे उसमें 2 लाख रुपए जुड़ते जाएंगे, तो 2 लाख 10 साल तक जुड़ेंगे तो 20 लाख जुड़ जाएंगे, और 5 लाख उसका कैपिटल था। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 लाख, और ये रिजर्व कितना हो जाएगा, 10 लाख। अब 10 साल बाद बैलेंस शीट देख रहे हो तो सामने से देख के पता पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा कि इसके पास कितने के रिजर्व है, 10 लाख के। तो क्या ये सीक्रेट रिजर्व हुआ, क्या ये रिजर्व सीक्रेट हुआ, क्या नहीं हुआ ना। सीक्रेट रिजर्व कौन सा रिजर्व होता है, सर पैसा तो है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग तो है, पर हम उसको शो नहीं कर रहे, उसको छुपा के रख रहे। सर कैसे छुपाओगे, ऐसे अगर आप यहाँ इसको 2 दोगे और एक अलग से रख तो लोगे, लेकिन छुपा के रखोगे तो बैलेंस शीट तो टैली ही नहीं होगी। तो मैंने क्या कर रखा है, इस 1 लाख को कहीं ना कहीं दूसरी जगह पे अकोमोडेट कर रखा है, दूसरी जगह कहीं पे छुपा के रख रखा है, पता नहीं। मतलब ऐसे प्रेजेंट कर रहा हूं कि मुझे पता है रियल सिचुएशन क्या है, लेकिन सामने वालों को रियल सिचुएशन बता नहीं रहा हूं। मेरे पास रिजर्व है लेकिन छुपा के रख रहा हूं। तो सर ये कैसे पॉसिबल है, तो चलो पढ़ते हैं। पेज नंबर 17.7 पे आ जाओ, सीक्रेट रिजर्व्स। पहली लाइन में बोल दिया उन्होंने, पहली लाइन अंडरलाइन करो, स्टार मार्क कर लो। A secret reserve is one which is not disclosed by the balance sheet. सर ये ऐसा रिजर्व है जो क्या नहीं हुआ है, डिस्क्लोज नहीं हुआ है, बैलेंस शीट में दिख नहीं रहा है। These reserves are created by showing profit at figures much lower than actual. ये कैसे होता है, सर 3 लाख का प्रॉफिट बताऊंगा ही नहीं, प्रॉफिट ही कितना बताऊंगा, 2 लाख का। तो मालिक को भी कितने दे दूंगा, 2 लाख, लेकिन पैसा 1 लाख एक्स्ट्रा आके पड़ा हुआ है ना मेरे पास। तो ये क्या है, सीक्रेट रिजर्व, जो बैलेंस शीट में दिख नहीं रहा। अब सीक्रेट रिजर्व लाने के बहुत सारे तरीके हैं। नीचे 1 से लेके 8 तक आपको पॉइंट दे रखा है। राइट ऑफ एक्सेसिव डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा चार्ज कर लेना। आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो तो डेप्रिसिएशन आपका इस साल का खर्चा है,
खर्चा है तो आपका प्रॉफिट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो आपके असेट की वैल्यू इतनी तेजी से गिर नहीं रही जितना आप डेप्रिसिएशन क्या कर रहे हो, चार्ज कर रहे हो। एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब एग्जाम्पल तुम याद रख पाओ तो ठीक है, नहीं रख पाओ तो कोई बात नहीं, बस तुम्हें कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। मैं 10 लाख रुपए की कोई मशीन लाया जो चलने वाली थी 10 साल। 10 लाख की मशीन 10 साल चलती तो हर साल का डेप्रिसिएशन कितना लगाना था, 1। मैंने क्या शानपत्ती करी, मैंने कहा यार 1 लाख डेप्रिसिएशन लगाऊंगा ना तो खर्चा कम आएगा और प्रॉफिट ज़्यादा आएगा। तो एक काम करते हैं, अपन तो बोल देते हैं कि मशीन भी कितने टाइम चलेगी, 5 साल। अब 10 लाख की मशीन 5 साल चलेगी तो हर साल का डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, 2 लाख। 2 लाख आएगा तो अपना डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। अब मशीन चलेगी ज़्यादा लेकिन मैं डेप्रिसिएशन क्या कर रहा हूँ, ज़्यादा लगा रहा हूँ। खर्चा क्या लगा रहा हूँ, ज़्यादा दिखा रहा हूँ। खर्चा ज़्यादा दिखा रहा हूँ तो प्रॉफिट क्या दिखा रहा हूँ, कम दिखा रहा हूँ। तो चीज़ तो है मेरे पास लेकिन दिख कितने से रही है, कम से रही है। नेक्स्ट, चार्जिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर सच एज एडिशन टू असेट्स टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब सर ये क्या बात है कि आप कोई असेट खरीद के लाए, उसको भी क्या मान रहे हो, खर्चा मान रहे हो। असेट खरीद के लाओगे तो वो तो बैलेंस शीट में एज असेट दिखेगा, उसको खर्चा मान लोगे तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एक्चुअली में प्रॉफिट ज्यादा है लेकिन आप क्या दिखा रहे हो, उसको कम दिखा रहे हो। तो वापस से सीक्रेट रिजर्व, ट्रेडिंग रेवेन्यू रिसिप्ट एज अ कैपिटल रिसिप्ट। रोजमर्रा की इनकम को क्या बता दिया कि ये मेरी इनकम नहीं है, ये तो कैपिटल रिसिप्ट है। तो आपकी इनकम कम हो जाएगी तो वापस से क्या हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं मैं चोरी चकारी कर रहा हूँ और अपने प्रॉफिट को अल्टीमेटली कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जितने भी रास्तों से मैं प्रॉफिट कम करूंगा तो जो मेरी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग हो रही है अंदर ही अंदर, पर बाहर में दिखा नहीं रहा हूं बैलेंस शीट में, तो वो क्या है मेरे लिए, सीक्रेट रिजर्व। ठीक है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ असेट, असेट की वैल्यू क्या दिखाना, कम दिखाना। देन शोइंग एन एक्चुअल असेट एज एन कंटिंजेंट असेट। अब ये अपन ने पढ़ा नहीं है यार, ये वापस से वो लड्डू है जो अपन सीनियर क्लासेस में खाएंगे, अभी हमें पचेगा नहीं। फिर भी बता देता हूं, मेरा मन मानेगा नहीं। कंटिंजेंट मतलब डाउटफुल, संदिग्ध। तो दोनों चीज होती है, कंटिंजेंट असेट भी होते हैं, कंटिंजेंट लायबिलिटीज भी होती है। कंटिंजेंट लायबिलिटी मतलब सर पैसे देने पड़ सकते हैं पर अभी पक्का नहीं, तो ये डाउटफुल है, पैसे देने पड़ेंगे। कंटिंजेंट असेट मतलब सर पैसे मिल सकते हैं पर अभी पक्का नहीं है मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो सर कोई असेट आपका कंफर्म है, आपको पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे, पर आप उसको छुपा के रख रहे हो, उसको कैसे बता रहे हो, डाउटफुल बता रहे हो। डाउटफुल कंटिंजेंट असेट होता है ना, तो उसको बैलेंस शीट में नहीं दिखाते। डाउटफुल असेट को हम दिखाते ही नहीं कहीं पे, एज पर प्रूडेंस कंसेप्ट। प्रूडेंस कंसेप्ट क्या कहता है, सेफ साइड रह के चलो, बच के चलो। फ्यूचर में अगर प्रॉफिट होने वाला है तो जब तक हो नहीं जाता दिखाओ मत, लेकिन फ्यूचर में अगर कोई लॉस होने वाला है तो पहली फुर्सत में दिखा दो, सबको, पब्लिक को आगाह कर दो कि देखो हमारा फ्यूचर में क्या होने वाला है, नुकसान होने वाला है। तो यार कंटिंजेंट असेट का क्या है, मैं यूं कह रहा हूं फ्यूचर में पैसा मिल सकता है, भाई मिला तो नहीं है ना अभी, तो उसको हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाते। अब मैंने माल बेच दिया, मुझे देव से पैसे लेने हैं, फिर भी मैं क्या कह रहा हूं, ये तो कंटिंजेंट है, आएंगे नहीं आएंगे क्या पता, जबकि मुझे पता है आएंगे, फिर भी ये मान के मैं असेट की वैल्यू क्या दिखा रहा हूं, कम दिखा रहा हूं, तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट, सप्रेसिंग द सेल्स। सप्रेसिंग द सेल्स मतलब माल बेच रहा हूं 10 लाख का, पर बता कितना रहा हूं, 8 लाख, तो 2 लाख का प्रॉफिट ही क्या कर रहा हूं मैं, कम दिखा रहा हूं, तो ये भी क्या है, सीक्रेट रिजर्व। देन क्रिएटिंग एक्सेसिव और अननेसेसरी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंड अदर कंटिंजेंसीज। फोकट का प्रोविजन बनाना, बस ये कह के अरे यार मेरे को तो डाउट है फ्यूचर में पैसा डूबेगा, ऐसा कोई डाउट नहीं है, सब भले लोग हैं, सब पैसे देंगे, लेकिन फिर भी आपको जहां लगता था 5% डूबेगा, आपने 20% डूबने का क्या बना दिया, प्रोविजन बना दिया। प्रोविजन बना दिया तो आपने वापस से प्रॉफिट क्या कर दिया, कम कर दिया। तो ये भी क्या है, सीक्रेट रिजर्व। सर सीक्रेट रिजर्व के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। पहला फायदा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अगर हमने पैसा छुपा के रखा है तो हम फाइनेंशियली क्या है, स्ट्रांग है। कोई सा भी कोरोना काल हमें खा नहीं सकता, ठीक है, कोई सी भी अनिश्चित काल की चीज़ें, जो अनसर्टेन चीज़ें हैं, उससे हमारा कोई बाल भी बाका नहीं होगा, क्योंकि हमने पैसा जोड़ के रख रखा है। नेक्स्ट, हेल्पफुल इन अब्जॉर्बिंग अनफोर्सीन लॉसेस। ऐसे नुकसान जो अचानक से हो गए उसको झेलने में ये हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। रेगुलरिटी ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड हमने देखा ना कि डिविडेंड अगर फ्लक्चुएट होता है, कल पढ़ाया ना मैंने आपको,
डिविडेंड अगर फ्लक्चुएट होता है तो लोगों की आशाएं उम्मीदें टूट जाती हैं, फिर वो हमारा शेयर बेचने लग जाते हैं और मार्केट में हमारे शेयर की सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो प्राइस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और शेयर की प्राइस कम होना मतलब सीधा हमारा अमीर होना या गरीब होना, ठीक है। देन अवॉइडेंस ऑफ कंपटीशन, ये बहुत खास चीज़ है। सीक्रेट रिजर्व का मेन रोग ही यही। अगर मैं दुनिया को बता दूं कि मैं मेरे बिजनेस से इतना कमाता हूं तो दुनिया क्या, सबसे पहले तो मेरे रिश्तेदार ही मेरे जैसा बिजनेस खोल लेंगे। तो मैं चाहता ही नहीं हूं किसी को पता पड़े कि मैं कितना कमाता हूं, इसलिए मैं रिजर्व को क्या रखता हूं, सीक्रेट रखता हूं, ठीक है। देन डिसएडवांटेज ऑफ सीक्रेट रिजर्व, अनफेयर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, उनका एक ही ऑब्जेक्ट होता है, ट्रू एंड फेयर, कि आपके P&L एंड बैलेंस शीट कैसे होने चाहिए, ट्रू एंड फेयर, सच्चे और साफ सुथरे। पर आप तो झूठ बोल रहे हो, आप तो चीजों को क्या बता रहे हो, कम से बता रहे हो ताकि आपकी असलियत सामने ना आए। देन लॉस टू शेयर होल्डर, साला तुम कौन होते हो, मालिक तो कौन है, सारे शेयर होल्डर, और उनको तो तुम बता ही नहीं रहे हो कि तुम कितना कमा रहे हो। तो तुम एक तरीके से क्या कर रहे हो, चोरी तो कर रहे हो, अमानत में खयानत कर रहे हो। अगला मिसयूज ऑफ मैनेजमेंट, आप अपने मैनेजरियल पावर से क्या कर रहे हो, मिसयूज कर रहे हो। नेक्स्ट कवर फॉर मिसडीड्स ऑफ मैनेजमेंट, आप पैसा क्यों छुपा के रखना चाहते हो, कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव ये भी हो सकता है कि मेरे से गलती से जो नुकसान हुआ था ना, वो इस प्रॉफिट से क्या हो जाएगा, भरपाई हो जाएगी, और किसी को ना नुकसान पता पड़ेगा ना प्रॉफिट पता पड़ेगा, ठीक है। इसी के साथ हमारा प्रोविजन रिजर्व वाला चैप्टर कंप्लीट। मैं आपको इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट से लेस इम्पॉर्टेंट पढ़ा देता हूँ। सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि हमें तो पहले वो प्रोविजन और रिजर्व्स की टेबल पढ़नी थी, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें। सेकंड नंबर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट, थोड़ा लेस इम्पॉर्टेंट, रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व की टेबल। फिर टाइप्स ऑफ रिजर्व्स, नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ रिजर्व, सिर्फ हेडिंग। अगला टॉपिक व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व की डेफिनेशन, पेज नंबर 17.5, एक लाइन की डेफिनेशन है, सच अ रिजर्व इज क्रिएटेड टू स्पेसिफिक पर्पस एंड कैन बी यूटिलाइज ओनली फॉर दैट पर्पस, बस। फिर कैपिटल रिजर्व की डेफिनेशन, कैपिटल रिजर्व में डेफिनेशन में आप लिखोगे पेज नंबर 17.6 में पहली दो लाइन, इन एडिशन टू द नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट्स आर ऑल्सो अर्न इन द बिजनेस फ्रॉम मैनी सोर्सेज, दीज रिजर्व क्रिएटेड आउट सच कैपिटल प्रॉफिट आर नोन एज कैपिटल रिजर्व्स, बस। फिर एक मार्क्स का क्वेश्चन सीक्रेट रिजर्व, जिसकी मैंने एक लाइन अंडरलाइन कराई आपको। नेक्स्ट टॉपिक आपका 17.2, पर्पस और इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोविजन, और अगला टॉपिक 17.3, पर्पस और इंपॉर्टेंस ऑफ रिजर्व, ठीक है। फिर मैंने एक होमवर्क दिया था प्रोविजन और रिजर्व्स में कि टेबल में आपको जो समझ में ना आए वो आप मुझसे पूछोगे, बताओ क्या समझ में नहीं आया। 4th पॉइंट समझ में नहीं आया, उससे पहले 3rd पॉइंट समझ में नहीं आया, और 7 वाला पॉइंट, 6 पॉइंट, तो 4th, 3rd, 4th, 6, 7, 8th भी समझ में नहीं आया, और 1 किसी को समझ में नहीं आया, मजा कोई है दक्ष, 1 नहीं आया तेरे को, 8 तो आ गया, हो 1 भी आ गया, 1, 2 में किसी को कोई डाउट नहीं है। चलो मैं सारे बताता हूँ। मीनिंग तो सिंपल है यार, प्रोविजन बनाया जाता है नॉन लायबिलिटी के लिए और रिजर्व बनाया जाता है अननोन के लिए। बोल मुदित क्या कह रहा है। सेकंड नेसेसिटी, चार्ज और एप्रोप्रिएशन। चार्ज और एप्रोप्रिएशन मतलब, चार्ज मीन्स फीस चार्ज करना, निकालना जबरन। एप्रोप्रिएशन मतलब मर्जी से बांटना, एप्रोप्रिएशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, बांटना। तो प्रोविजन जो है वो है चार्ज ऑफ प्रॉफिट। जैसे खर्चा प्रॉफिट में से चार्ज किया जाता है ना, आप जो भी कमाओगे, एग्जाम्पल 10 लाख, आपका खर्चा है 7 लाख रुपए, तो आप अपनी इनकम में से एक्सपेंस क्या कर लोगे, चार्ज कर लोगे, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 3 लाख। प्रोविजन को भी खर्चे की तरह हम चार्ज करते हैं। 1 लाख का प्रोविजन बना रहा हूं, मतलब मैं मेरा प्रॉफिट क्या कर रहा हूं, कम कर रहा हूं।
अब मेरा प्रॉफिट कितना रह गया, 2 लाख। अब 2 लाख का प्रॉफिट है तो मेरी मर्जी है रिजर्व बनाऊं कि ना बनाऊं। बनाता हूं तो ये एक तरीके से क्या है, प्रॉफिट का बंटवारा है, डिस्ट्रीब्यूशन है। तो चार्ज और एप्रोप्रिएशन में फर्क क्या है, चार्ज जबरन बनाना ही बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट कम करना ही करना पड़ेगा। एप्रोप्रिएशन सर मर्जी, डिस्क्रिशन, हमारी मर्जी से हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो थोड़ा रोक रहे हैं और बाकी का डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। देन ऑब्जेक्ट, सर ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, प्रोविजन का ऑब्जेक्टिव है मैचिंग कंसेप्ट, ताकि हम क्या करें, अलग अलग पर्पस के लिए पैसा रोक के रखें। और रिजर्व का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, कि हम हमारी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को क्या करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, ठीक है। देन 5 इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ बिजनेस, के प्रोविजन का पैसा तो आपने किसी स्पेसिफिक लाइबिलिटी के लिए रखा है ना, तो इसको आप कहीं पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते। रिजर्व का पैसा तो आपने बचा के रखा है, बचे हुए पैसा पड़े पड़े तो बढ़ेगा नहीं, तो आप इसको बाहर इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। देन प्रेजेंटेशन इन द बैलेंस शीट, कि जो 6 पॉइंट, जो बैलेंस शीट बनेगी ना उसमें प्रोविजन एक्सटर्नल लायबिलिटी के साथ आएगा। प्रोविजन ओनर का पैसा नहीं है, प्रोविजन तो हमने एक स्पेसिफिक लायबिलिटी के लिए रखा है, उसी के लिए है, तो प्रोविजन इज एन एक्सटर्नल लायबिलिटी। लेकिन जो रिजर्व है, रिजर्व तो क्या है, इंटरनल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी मतलब मालिकों का पैसा है, मालिक मांगेंगे तो हमें लौटाना पड़ेगा। यूटिलाइजेशन फॉर डिविडेंड, सर प्रोविजन तो किसके लिए है, स्पेसिफिक लायबिलिटी के लिए है, तो उसी लायबिलिटी में यूज करेंगे। लेकिन रिजर्व जो है सर, वो तो जनरल रिजर्व तो हम किसी भी यूज में ले सकते हैं, तो उससे हम मालिकों को डिविडेंड भी बांट सकते हैं। अगला है लास्ट, यूटिलाइजेशन फॉर अदर पर्पस। नहीं सर, प्रोविजन तो जिस पर्पस का है उसी पर्पस में काम में आएगा। रिजर्व अगर जनरल कैटेगरी का है तो जनरल काम में आ जाएगा, स्पेसिफिक कैटेगरी का है तो जिस स्पेसिफिक कैटेगरी का है उस काम में आ जाएगा, ठीक है। अब आप अपने अपने पॉइंट पढ़ो, और वो पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वापस से पूछो। फोर्थ, तो फोर्थ वाला, अच्छा फोर्थ तो अपन ने लिया ही नहीं। मोड ऑफ क्रिएशन, इट इज क्रिएटेड बाय डेबिटिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट and net profit cannot be calculated unless all the provision has been debited to P&L. It is created not by debiting the P&L account but through P&L appropriation account. As such, it is created after the calculation of net profit. अब यार ये भी वो लड्डू है जो बाद में डिटेल में समझाया जाएगा, इवन क्लास में 11th क्लास में ही समझाया जाएगा। 2 तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। पहला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आप 11th क्लास में सीखोगे एंड में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर में। इसमें हम क्या करेंगे, सारी इनकम लिख देंगे, मतलब सेल करा मैंने, कमीशन अर्न करा, रेंट रिसीव करा, तो ये मेरी इनकम है। मान लो सबसे मेरे को 15 लाख रुपए रिसीव हो गए, फिर मैं सारे खर्चे माइनस करूंगा। सर माल परचेज करके लाया, किसी को कमीशन पे किया, सैलरी पे करी, रेंट पे करी, XYZ जितने भी खर्चे हैं सारे माइनस कर दिए। मान लो सारे खर्चे कितने हैं मेरे, 10 लाख रुपए, ठीक है। अब फिर क्या करूंगा, सर ये तो वो खर्चे हैं जो हो गए। अब मैं सोचूंगा ऐसा भी कोई खर्चा है क्या जो बाद में होना है और रिलेटेड इसी से है, जैसे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, मेरा पैसा बाद में डूबेगा पर खर्चा तो इसी से रिलेटेड है। इनकम इस साल रिकॉर्ड करी तो इसी साल प्रोविजन बनाना चाहिए। डिस्काउंट ऑन डेटर्स, जो डेटर्स बाकी रह गए उनको बाद में मुझे क्या देना है, डिस्काउंट देना है। प्रोविजन फॉर रिपेयर्स एंड रिन्यूअल, मशीन इस साल यूज कर ली, बाद में रिपेयरिंग कराऊंगा तो खर्चा बाद में होगा, लेकिन तैयारी अभी से करनी है। तो प्रोविजन को तो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो 11th में सीखेंगे उसी में से खर्चे की तरह प्रोविजन भी माइनस कर देते हैं कि सर 10 लाख का तो दूसरा, अरे यार बहुत देर हो गई तुम लोग दोनों को पीछे, यार कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मुझसे पूछ ले भाई, बोल कादरी, कुछ भी नहीं तो अगली बार मुंह मत खोल लेना। शोमान तू भी, जैसे दूसरे खर्चे मैंने P&L में लिखे उसी तरीके से मान लो किसी तरीके से मैंने 2 लाख का प्रोविजन बनाया तो वो भी यहाँ क्या कर दूंगा माइनस, और अब निकलेगा मेरा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्या निकलेगा कि सर 15 लाख की कमाई थी, 10 का ये खर्चा, 2 लाख की मैंने तैयारी कर ली फ्यूचर में जो खर्चा होने वाला है उसके लिए, तो 12 लाख का खर्चा हो गया, प्रॉफिट कितना हो गया 3 लाख। यहां तक आप 11th क्लास में सीखोगे। इनकम का टोटल 15 लाख और इधर का भी टोटल 15 लाख, ये आप 11th क्लास में सीखोगे। जब आप 11th क्लास पढ़ लोगे तो 11th क्लास में तो क्या होता है, जो भी प्रॉफिट होता है किसका होता है, मालिक का, क्योंकि एक ही ओनर होता है। आप जो अकाउंटिंग पढ़ रहे हो किसकी पढ़ रहे हो, सोल प्रोप्राइटर की। याद रखना कोई पूछे तो, हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं किसकी कर रहे हैं, सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर मतलब अकेला मालिक।
पार्टनरशिप फॉर्म में 3-4 मालिक होंगे तो उसकी अकाउंटिंग कहाँ सिखाई जाएगी आपको? 12th क्लास में। कंपनी जब इतने सारे शेयर होल्डर होंगे उसकी अकाउंटिंग कहाँ सिखाई जाएगी? 12th क्लास में। तो सोल प्रोप्राइटर 11th क्लास में तो अकेला ही मालिक है, तो पूरा प्रॉफिट हम कहाँ ले जाते हैं? उसके कैपिटल में ऐड कर देते हैं। ये मैं सिखाऊंगा आखिरी चैप्टर में। लेकिन जब पार्टनरशिप फॉर्म में और कंपनीज में हम इस प्रॉफिट को किसी एक जगह नहीं देते, अलग अलग जगह बांटते हैं कि ये भाई आपका हिस्सा, ये आपका हिस्सा, ये आपका हिस्सा, तो उसके लिए हम इसी P&L अकाउंट के नीचे एक फर्दर एक अकाउंट और बनाते हैं जिसका नाम है P&L एप्रोप्रिएशन। उसका नाम है P&L एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन मतलब प्रोपोर्शनेट करना, बांटना, बंटवारा करना। तो अब मैं यहाँ से 3 लाख रुपए यहाँ कैरी करूँगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर कैसे करते हैं ये नहीं सीखना, बाय बैलेंस टू बैलेंस ये नहीं सीखना, आपको कंसेप्ट सीखना कि होता क्या है। एक तो मेन P&L बनता है जिसमें इनकम में से सारे खर्चे माइनस होते हैं। प्रोविजन भी एक तरीके का खर्चा ही है, बस वो बाद में होने वाला है, तो अपन क्या कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं। तो मेन P&L में से तो प्रोविजन माइनस हो जाता है। फिर उसके बाद बनाते हैं P&L अप्रोप्रिएशन के 3 लाख का प्रॉफिट है, तो मान लो 3 पार्टनर है ना, शब्बीर सर, मुर्तजा सर, अब्देली सर, तो फिर हम तीनों को बांटेंगे ना बराबर बराबर का, शब्बीर सर, मुर्तजा सर, अब्देली सर। तो सबको जनरली अगर आपको रिजर्व नहीं बनाना तो सबको कितना कितना दे दो? 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, ये 3 लाख खत्म हो गए सर, जीरो, बैलेंस नील। और अगर आपको रिजर्व बनाना है तो मैं कह रहा हूँ कि नहीं यार, पहले एक काम करो, 60,000 रुपये कहाँ डाल दो? रिजर्व में डाल दो। तो 60,000 रिजर्व में डालेंगे तो पहले पैसे डालेंगे अपन रिजर्व में, कितना? 60,000। अब सर 3 लाख में 60 गया, कितना बचा? 240। तो तीनों को कितना मिलेगा? 80 मिल जाएगा। तो अब तीनों को कितना दे दो? 80,000, 80,000 और 80,000। तो ये कितना बांटा आपने? 2,40,000, तो 2.4 लाख। इस तरीके से रिजर्व बढ़ता है। अब ये दोनों कहानी पढ़ने के बाद आप 4th वाला पॉइंट पढ़ो, मोड ऑफ क्रिएशन, कि प्रोविजन कैसे क्रिएट होता है और रिजर्व कैसे क्रिएट होता है। प्रोविजन, इट इज क्रिएटेड बाय डेबिटिंग अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने प्रोविजन को क्या किया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कौन सी साइड लिखा मैंने? डेबिट साइड लिखा ना, तो ये डेबिट और ये क्रेडिट। इट इज क्रिएटेड बाय डेबिटिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। Hence, net profit cannot be calculated unless all provision has been debited to P&L. Means net profit आ ही नहीं सकता जब तक आप सारे प्रोविजन क्या ना कर दो? डेबिट ना कर दो। तो पहले प्रोविजन माइनस किए जाता है, फिर क्या निकलता है? नेट प्रॉफिट। लेकिन मीनवाइल रिजर्व्स के लिए देखो क्या लिखा है? इट इज क्रिएटेड बाय डेबिटिंग नॉट बाय डेबिटिंग P&L अकाउंट बट थ्रू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। किताब कैसे गलत छप गई? रिजर्व P&L में डेबिट नहीं होते, कहाँ होते हैं? P&L अप्रोप्रिएशन में डेबिट होते हैं। एज सच इट इज क्रिएटेड आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। तो रिजर्व कब बनते हैं? नेट प्रॉफिट बनाने के बाद। प्रोविजन कब? नेट प्रॉफिट से पहले, रिजर्व नेट प्रॉफिट के बाद। ठीक है? और कोई पॉइंट? जिसका जो पॉइंट में डाउट हो वो पढ़ लो, नहीं समझ में आया तो पूछ लो।